टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहला स्टेटमेंट राइट डाउन करिए, एरो बना करके लिखिए। सबसे पहला स्टेटमेंट, टैक्स पेयर डिपेंड्स ऑन his residential status and also on place and time of accrual से कहते हैं accrual or receipt of income। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा। on which tax payer depends on। हाँ, किस चीज पर, मतलब किस चीज पर बेस करेगा, तो वहां जो आंसर आएगा क्या बताइए, रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक, दूसरा क्या आएगा, एक्रूअल इनकम, दूसरा क्या आएगा, टाइम, है ना, प्लेस, है ना, और एक आखिरी आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो क्या टिक करेंगे, ऑल ऑफ दीज। अगर इनमें से कोई सिंगल आंसर होगा और बाकी फर्दर गलत आंसर होंगे, लास्ट नन ऑफ दीज भी हो सकता है। तो अगर इनमें से कोई भी एक आंसर जो सही है जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये इन चीज़ों पर टैक्स की लायबिलिटी डिपेंड करती है। एक टैक्स पेयर दैट मीन्स एसएसी, करदाता, ओके, है ना। तो उसका जो बेस है वो कहाँ से क्लियर हो रहा है, ये फैक्टर्स होंगे, ये पॉइंट्स इनको अंडरलाइन कर लीजिए। यही ऑब्जेक्टिव के आंसर के रूप में आपके सामने आएंगे, ABCD करके आपको टिक करना होगा। समझ रहे हैं आप? एनी डाउट एनीबॉडी? हाँ, ठीक है ना। और एक्रूअल इनकम भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, एराइजन कॉन्सेप्ट भी अभी आएगा, प्लेस की जैसी बात की उन्होंने, है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो पहला स्टेटमेंट ही क्लियर हो गया। अब हम जो हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस थे बेटे, उसमें हमें वो चीज़ क्लियर करनी है कि जैसे मान लीजिए अगर एसएसी सच एज ऑर्डिनरी पर्सन, तो वो उसकी लायबिलिटी कब क्रिएट होती है, ऑर्डिनरी होने पर वो कैसे क्या होगा। लेकिन उसके पहले एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, कुछ फैक्टर्स, मतलब कुछ टर्म बता रहे बेटे, काफ़ी कुछ हद तक टैक्स लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उन टर्म पर बेस करेगा। जैसे एक तो सबसे पहले अर्न की अगर हम बात करें, ये जो अर्निंग वाला है कॉन्सेप्ट, EARN, है ना, और एक वर्ड होता है रिसीव, RECEIVE, रिसीव। अब ये दोनों ही चीजें कॉमन कॉन्सेप्ट को इंडिकेट करेंगे, इसको इनकम। एक हम एसएसी की इनकम में जानना चाह रहे हैं कि हाउ मच टैक्स, है ना, हाउ मच टैक्स पेड इन असेसमेंट ईयर। तो वो चीज़ कैसे क्लियर होगी, हमें क्या फोकस करना पड़ेगा, उसकी इनकम का हमें बेस देखना पड़ेगा, क्या अर्न है, और फिर क्या देखना पड़ेगा, रिसीव, है। तो अर्न में दो चीज़ें हो सकती हैं, क्या इन इंडिया हो सकता है ना, ऑब्लिक आउट साइड इंडिया हो सकता है। क्यों भाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, इन द सेम नेचर जो रिसीविंग का कॉन्सेप्ट है वो भी इसी तरह से हो सकता है, इन इंडिया और ऑब्लिक आउटसाइड। क्यों भाई, बात समझ में आ रही है ना। तो
अर्न और रिसीव, ये दो चीजें रिलेटेड टू इनकम आपको फोकस करनी है ड्यू टू फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी। ठीक, एक चीज और आती है क्या, एक तो ये तो इसकी बात हो गई, इनकम की बात हो गई, लेकिन उसी ये जो इनकम हो रही है वो किससे हो रही है बेटे, एक एसएससी को ये इनकम किससे होगी, इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ हेड, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। am I right या रॉन्ग? अरे कुछ बताओगे? Yes, sir. ये समझे नहीं पाए क्या पूछा? हाँ? पॉज करना होगा कि ये जो बिजनेस है ना बेटे, जिससे ये इनकम हो रही है, इसका सेटअप क्या देखना पड़ेगा? सेटअप, इसका सेटअप, हाँ? प्लस इसका मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग, मतलब बिजनेस का सेटअप कहाँ है, इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, है उसका जो कंट्रोलिंग एस्पेक्ट है वो कहाँ है, ये चीज फोकस करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना? ये कुछ फैक्टर्स है बेटे, जब टैक्स लायबिलिटी आप डिसाइड करोगे तो किसी भी एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस आपने डिसाइड कर लिया, इज सच पर्सन सच एज ऑर्डिनरी, सपोज दैट ये सच पर्सन सच एज क्या नॉट ऑर्डिनरी या एनआरआई। फिर आपको ये देखना पड़ेगा, जब ये पहले स्टेप क्लियर हो गया, अब सेकंड स्टेप पे आइए। सेकंड स्टेप पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि उसकी इनकम का अर्न जो है या एक्रूवल जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ है, इन है या आउट है। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि उस इनकम का जो रिसीविंग कॉन्सेप्ट है वो कहाँ है, वो इन है कि आउट है? कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी जहां पर इन आउट के अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो इनकम है उसका जो बिजनेस का सेटअप है वो कहाँ है। क्या समझे? अभी हम बात करें सिर्फ इनकम की, फिर एक आएगा डीम्ड इनकम। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, यानी आप हेडिंग डालेंगे टैक्स लायबिलिटी, है ना, और बल्कि आप लिखेंगे फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी। क्या लिखेंगे? फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी ऑफ एसएससी। ये आप अपने मन में एक क्वेश्चन क्रिएट करेंगे और उसको आप कॉपी में राइट डाउन करेंगे, और इसका जवाब भी फिर आप ही लिखेंगे। क्या स्टेप फर्स्ट, जनाब ये बैक किसका दिया, फर्स्ट में आप लिखेंगे क्या रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है आप पढ़ेंगे और उसका देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन में जब लॉन्ग क्वेश्चन आता था एग्जाम में बेटे, तो उसमें ये भी बताना पड़ता था कि पहले स्टेटस बताओ फिर उसका टैक्स लायबिलिटी बताओ, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन आता था शायद आयोग में 10 मार्क्स का, तो उसमें ये पूरा कंप्लीट पूछा जाता था, है ना। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, पहले तो आप ये डिसाइड करो कि वो उसका स्टेटस क्या है, फिर आप उसकी टैक्स लायबिलिटी डिसाइड करो, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी बेटे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा मैं वो भी बताऊंगा आपको। अभी टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम आपको एक सीट देंगे ऑब्जेक्टिव की, जिसमें टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड और रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव वाले। टाइम भी डाल लेंगे। इनकम का अर्न और रिसीव देखेंगे आप स्टेप सेकंड में, और प्लस जो बिजनेस हो जिससे इनकम हो रही है, जिस बिजनेस का उसका सेटअप कहाँ है, उसका मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट कहाँ से हो रहा है, ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट कहाँ है उसका। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको डिसाइड करेंगे आपकी टैक्स लायबिलिटी को। आप सबसे पहले हेडिंग डालिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यस ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या सिर्फ ऑर्डिनरी कर दीजिए, यानी इन केस ऑफ रेजिडेंट, इन केस ऑफ रेजिडेंट और ब्रैकेट में ऑर्डिनरी, मतलब ऑर्डिनरी का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। Received income received in India, income received in India,
एंड अर्न एनीवेयर। अर्न ऑब्लिक अराइजन, मतलब और अराइजन कर दीजिए, अर्न और अराइजन। अराइजन समझते हैं ना भाई, अर्न करना, अराइजन करना, है ना, एनीवेयर। अब इससे आपको क्या समझ में आया कि एक ऑर्डिनरी टैक्स पेयर कब बनेगा? जब उसकी इनकम कहाँ रिसीव हो रही हो और अर्निंग के लिए और अराइजन के लिए कोई कंसेप्ट नहीं है ना। इन भी हो सकता है और आउट भी हो सकता है। आप अर्न कहीं करिए, आप अराइजन कहीं करिए इनकम, लेकिन उसकी अगर रिसीविंग अगर इन इंडिया में है, वो बंदा अगर ऑर्डिनरी है और उसकी रिसीविंग कहाँ है? इन इंडिया है, तो वो टैक्स को देना है। एनी डाउट एनीबॉडी? क्लियर? एंड सेकेंड पॉइंट, जो लास्ट वाला पॉइंट था, मतलब एक्रूड वाला था ना, एक्रूअल या अराइजन, है ना, है ना। देखिए इन इंडिया, ये चीजें इन इंडिया में होनी चाहिए। और रिसीव्ड एनीवेयर, ठीक है ना। जो पहले वाला लिखा था उसी का जस्ट अपोजिट हो गया ये, है ना, कि आप ये दोनों चीजें, एक्रूड का जो कॉन्सेप्ट है और अराइजन का जो कॉन्सेप्ट है, एक ही बात है, बल्कि वो, है ना, अराइज करना या एक्रूड करना, अर्न करना, ठीक है ना, वो आपका कहाँ होना चाहिए? यानी इन इंडिया, है ना, और रिसीविंग एनीवेयर। फिर तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, यू आर टैक्स पेयर, है ना। क्लियर? एंड थर्ड पॉइंट, एक्रूअल की एक्रूज और अराइजन टू हिम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर। अभी तक जो बात हो रही थी वो क्या हो रही थी? प्रीवियस ईयर की बात कर रहे थे हम लोग। किसकी बात कर रहे थे बेटे? प्रीवियस ये जो बात हो रही है ना, ये अर्न की और इसकी, ये दोनों बातें किसके लिए हो रही हैं? प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। ये दोनों चीजें प्रीवियस ईयर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो ये बात डेमो से बताई गई थी अंडर द इंट्रोडक्शन यूनिट फर्स्ट, कि जो प्रीवियस ईयर होता है हमारा, है ना, जो प्रीवियस ईयर की इनकम होती है ना, उसी पर इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। और असेसमेंट ईयर जो होता है हमारा, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर तो भी होता है जिसका कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल ईयर। और जो करंट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर, उस पर हम पे करते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो अराइजन की बात और रिसीव्ड की बात हो रही है और जो ये सेटअप की बात हो रही है, वो सब किसकी बात हो रही है? प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट आपने लिखा उसमें क्या कहा उन्होंने? सच ईयर। तो उसका मतलब भी वही हुआ, आई हो बताइए भाई, सच ईयर का क्या मतलब हुआ? दैट मींस प्रीवियस ईयर। ओके, तो क्या लिखा आपने तीसरा पॉइंट? आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर। तो 3 पॉइंट हो गए आपके, जो ये बात इंडिकेट कर रहे हैं कि एक व्यक्ति, मतलब अगर ऑर्डिनरी है तो उसको टैक्स देना ही देना है। और तीसरे पॉइंट में तो सिर्फ उन्होंने एक ही फैक्टर डिस्कस किया, क्या बताइए? तीसरे पॉइंट में कौन सा फैक्टर डिस्कस किया? ओनली अराइजन की बात कर रहे हैं, हाँ, रिसीविंग की बात ही नहीं कर रहे। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाए क्वेश्चंस में जहां सिर्फ उन्होंने इंफॉर्मेशन आपको दी केवल किसकी?
एराइजन की, अर्निंग की, है ना, और वो बता दिया कि आउटसाइड है, और ये नहीं डिफाइन किया कि वो इंडिया में है कि आउटसाइड इंडिया है, कुछ नहीं बताया। तो इन दैट सिचुएशन आप उसको टैक्स पेयर मान के चलेंगे, है ना, उस पर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ रहे? समझ में आ रही है ना? ये जो कुछ लोग मास्क लगातार लगाए रहते हैं, तो वही है, पहला पॉइंट वही है। क्या पहला पॉइंट वही का मतलब क्या होगा? मतलब जो अर्न की बात करी जा रही है, नहीं, रिसीविंग की बात, रिसीविंग की जो बात हो रही है वो इन इंडिया है ना, और जो एराइजन की बात हो रही है वो आउटसाइड है। पहला तो वही लिख दीजिए सेम, एराइजन कह रहे हैं एनीवेयर और रिसीविंग कह रहे हैं इन इंडिया। दूसरा कह रहे हैं एराइजन इन इंडिया और रिसीविंग की बात कर रहे हैं एनीवेयर। देखिए, दो पॉइंट तो एज इट इज हो गए, कुछ भी नया नहीं हुआ। ऑर्डनरी और नॉट ऑर्डनरी में दो कॉन्सेप्ट तो सेम हो गए बेटे, हो गए ना? एनीबॉडी डाउट? एनी स्टूडेंट? पीछे पॉइंट देखिए, कुछ डिफरेंशिएट कर रहा है इसको ऑर्डनरी से। क्या कर रहा है? राइट डाउन करिए, लिखिए एराइजन, है ना, एक्रूअल या एराइजन इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम बिजनेस, आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन or a profession, controlled in or profession set up in India। अब आप देखिए डिफरेंशिएट हो गया ये। तीसरा जो पॉइंट है वो उससे उसको अलग कर देना बिल्कुल, किससे? ऑर्डनरी से। बाकी दो पॉइंट कॉमन है, क्लियर? एंड थर्ड क्या? एनआरआई, ऑर्डनरी हो गया, नॉट ऑर्डनरी हो गया, और थर्ड है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट। वही है, रिसीव्ड आपका इन इंडिया होना चाहिए और एराइजन जो है वो आपका एनीवेयर, यानी इनकम जो एक्रूड होगी बेटे, अर्न जो होगी वो एनीवेयर, और एराइजन इन इंडिया होना चाहिए। और जो सेकंड पॉइंट है उसमें एराइजन आपका है इन इंडिया, हाँ, रिसीव्ड एनीवेयर। रिसीव्ड, इसका थोड़ा सा इनकम टैक्स की जो लैंग्वेज है या इनकम टैक्स की जो टर्मिनोलॉजी है, या कह सकते हैं स्कोप ऑफ द इनकम टैक्स, है ना, एरिया जो इनकम टैक्स का है, उसमें यहाँ रिसीविंग का क्या मतलब है ना? रिसीविंग मतलब उनका कहना है कि रिसीविंग कई तरीके से हो सकती है, कई बार हो सकती है। एक इनकम की रिसीविंग कई बार हो सकती है, तो वही समझाना चाहते हैं आपको। ये जान लीजिए कि रिसीव का मतलब क्या है यहाँ पर, है ना? समझ रहे ना? एराइजन का तो क्लियर है, एक्रूड का मतलब क्लियर है, एक ही बात है दोनों का मतलब, अर्न करना, ठीक है ना, दैट मीन्स प्रोडक्शन, है ना, प्रोड्यूस, क्लियर। लेकिन रिसीव्ड वर्ड जो है उसका यहाँ पर क्या मीनिंग है, मतलब जो हम बार बार कह रहे हैं कि इन इंडिया, आउट इंडिया, एनीवेयर, तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक चीज आपको फोकस करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट टाइम, है ना, तो आप एक नोट करके लिखिए, रिसीव्ड मीन्स
एक बार स्टूडेंट की बना ले लिया करो बीच में फोटो। द रिसिप्ट ऑफ इनकम, रिसिप्ट मीन्स द रिसिप्ट ऑफ इनकम ऑन द फर्स्ट ओकेजन, OCCASION, फर्स्ट ओकेजन। अब इसका मतलब समझे बेटे, फर्स्ट ओकेजन मतलब पहली बार इंडिया में कहाँ रिसीव हो रहा है वो, पहली बार, है ना, इज द फर्स्ट टाइम, हाँ ब्रैकेट में फर्स्ट टाइम, जल्दी समझो, यानी फर्स्ट टाइम उसकी रिसीविंग कहाँ हो, उस पर फोकस करना है। देन यू हैव डिसाइड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द ACC, such as ordinary, such as not ordinary, such as another. Any doubt anybody? अब एक वर्ड और आता है, दूसरा नोट, NOT नोट, दूसरा नोट बड़े काम की चीज होती है, चाहे वो कॉपी में लिखा हुआ नोट हो, चाहे आपकी पॉकेट के अंदर वाला हो। डीम्ड रिसीव, देखिए बेटे, डीम्ड, वैसे जनरली डीम्ड का मतलब होता है मानना, है ना, मान लिया कि आप ये हैं, डीम्ड। उसमें आपको लिखना है डीम्ड का मतलब, डीम्ड इनकम मींस या रिफर टू द, यानी इनकम हैज नॉट बीन एक्चुअली रिसीव्ड। अब आप समझ गए होंगे डीम्ड का मतलब क्या हुआ, इनकम हैज नॉट बीन एक्चुअली रिसीव्ड, हैज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड, एक्चुअली हैज नॉट बीन एक्चुअली रिसीव्ड। एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सिंपल सा, बहुत जल्दी से दिमाग में जो स्ट्राइक करेगा। जैसे क्या होता है कि तो हम लोग का एक प्रोविडेंट फंड होता है, जो हमारी जो सैलरी होती है बेटे, उसमें से एक कुछ परसेंट जो है हमारी इनकम का कट किए उस फंड में जाता है, ठीक। और इन द सेम नेचर उतना ही परसेंटेज, सेम परसेंटेज या मोर देन ACC, जो हमारा जो एम्प्लॉयर होता है ना, उससे भी कट करके उतना ही पार्ट उसको सबमिट होता है ना, होता है कि नहीं होता है। तो जब वो पार्ट जो सबमिट होता है उसमें, तो अब देखिए एक तरीके से देखा जाए तो वो कोई चीज़ हमें मिली नहीं, जो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया हमारे PF में, तो वो हमें एक्चुअली डायरेक्ट कोई कैश का रिसीविंग नहीं हुआ उसमें, लेकिन वो आपके फंड में ट्रांसफर हुआ, है ना। तो ये मान लिया गया कि वो आपकी इनकम है, क्या हुआ, वो मान लिया गया है। जैसे इंटरेस्ट मिलता है, मिलता है, डिविडेंड रिसीव करते हैं आप, तो क्या होता है, मतलब उसमें कोई एक्चुअली कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा कि आपके सीधे मतलब आपको पैसा मिल गया वो कैश के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ जो रिसीविंग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ रिसीविंग में बात ये कर रहे हैं कि मतलब कोई चीज़ आप रिसीव कर रहे हो, है ना। तो एक होता है एक्चुअली रिसीव कर लेना, एक होता है मान लेना कि आपकी वो चीज़ आपके पास आ गई, ट्रांसफर हो गई तरीके से, है ना। एक्चुअल कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा वहाँ पर, समझ रहे हैं। वही डीम्ड वर्ड यूज किया जा रहा है। और जितनी चीज़ें अभी आपने जैसे जहाँ अभी जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं उनमें आप डीम्ड वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने इनकम लिखा केवल, तो वहाँ इनकम के साथ साथ ऑब्लिक डीम्ड इनकम, मतलब ये बात डीम्ड इनकम के लिए भी कही जा रही है कि उसका डीम्ड इनकम का अर्न जो है वो इन इंडिया और उसका रिसीविंग जो है आउटसाइड इंडिया, एनीवेयर। तो जहां आपने इनकम वर्ड यूज किया था वहां अगर आप चाहें तो ऑब्लिक करके डीम्ड इनकम वर्ड भी यूज कर सकते हैं, है ना। बाकी सारी चीजें सेम, नो डाउट, कहीं कोई चेंज नहीं। लेकिन जहां जहां इनकम वर्ड यूज कर रहे हैं आप, वहां ऑब्लिक करके डीम्ड इनकम को भी यूज कर सकते हैं आप, डीम्ड वर्ड भी यूज हो सकता है वहां। तो हमें नहीं लगता एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्या कहते हो, ये है क्यों भाई, हैं?
भाई राइट टू रिसीव इनकम, एराइज का मतलब क्या होगा? राइट टू रिसीव इनकम। राइट टू रिसीव इनकम, क्लियर? इलस्ट्रेशन पहले लगाइए, सबसे पहले क्या लगाएंगे? इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन लगाने के बाद फिर एक्सरसाइज लगाइए, और अगर उसके बाद कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज आस्क मी, बताएं।